ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है पर उसमें खुशबू नहीं, ठीक उसी तरह किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं अगर वह उन पर अमल नहीं करता। ये किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने कहा है। सियासत में उलझी महिला भागीदारी। अभी आपने देखा होगा कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक आया था ना, तो उसे पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो बिल पास नहीं हो पाया। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। भारतीय स्त्री का बिंब जो जीवन के यथार्थ से लेकर साहित्य में चित्रित होता रहा और उसमें शक्ति के पूजन से लेकर मुक्ति वाहिनी तक की तस्वीर उभरती है। बदलते भारत में महिला और उसकी योग्यता और शक्ति एक बिल्कुल अलग वजूद रखती है, मगर उसे पुरुष वर्चस्ववादी समाज में आज भी समान अधिकार के साथ जगह नहीं मिल पाई। महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया है, फिर भी पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टि उन्हें पुरुषों के बराबर खड़ा होने में कई तरह की रुकावट पैदा करती है। आज भी आप लोग हमारे समाज में देखते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहता है ना। महिलाओं के अपहरण, बलात्कार और घरेलू हिंसा की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों से गायब होने वाले बच्चों में लड़कों के बजाय लड़कियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि बाद में उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। देश में हाल के वर्षों में स्त्री को उसका हक देने की बातें विभिन्न स्तर पर जोर जोश से की जा रही हैं। कहा जाता है कि महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र से लेकर खेल के मैदान और प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और इसके बावजूद अधिकारों के मामले में वे आज भी पिछड़ी हुई है। प्रशस्ति और उपेक्षा का यह एक अजब संगम कई सवाल खड़े करता है। और देखिए, अगर हम लोग बात करें, देखिए कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। हाल ही में संविधान विधेयक 2026 को 131वें वाले को पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस विधेयक में विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण और परिसीमन के जरिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया था, मगर इस विधेयक को सदन की जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाने से यह पारित नहीं हो पाया। इसके लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में हुआ वही जो पहले से होता आया। महिलाओं को विधायिका में आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति बंधन अधिनियम वर्ष 2023 में संसद में पारित किया गया था। तब से लेकर यह लागू होने की बाट जोह रहा था, यानी राजनीति में महिलाओं को उचित भागीदारी देने का अधिकार खुद सियासत में ही उलझ कर रह गया। जब संसद में पहली बार यह विधेयक पेश किया गया था तो इससे एक ऐसा असाधारण और प्रगतिशील कदम माना जा रहा था जिसके जरिए सदियों से की जा रही महिलाओं की उपेक्षा को खत्म करने की राह खुल जाती है। हालांकि तब यह विधेयक संसद में पारित भी हो गया था, लेकिन अब करीब 3 वर्ष बाद इसे संशोधित रूप में पेश किया गया था, जिसका हासिल शून्य रहा। और आप लोगों से मैं कहता हूं ना कि इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ा करिएगा, इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मत पड़ा करिएगा। ये सब एक पे 11 है। आप सोच के देखिए कि महिलाओं को अगर आप लोगों को हिस्सेदारी देना है तो कोई नियम कानून ऐसा है जो रोकता हो कि आप इतनी सीटें महिलाओं को देंगे, इतनी सीटें नहीं देंगे। अभी आप देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, टीएमसी भी चुनाव लड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी हो, कांग्रेस वाले हो, टीएमसी वाले हो, 50% महिलाओं को हिस्सेदारी दे दीजिए, 50% टिकट महिलाओं को बांटिए। आपको कोई रोक रहा है? कोई नियम कानून रोक रहा है? नहीं रोक रहा है ना। लेकिन आप देखते हैं कि इनके खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और दांत रहते हैं। असल में आप देखते हैं कि ये लागू ही नहीं करना चाहते हैं। इनका यही तरीका एक तरह से लगता है। और आप सोच के देख लीजिए, अगर एक कानून लागू हो जाता है, 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित हो जाती हैं, तो क्या हमारे आपके घर की महिलाओं को टिकट मिल पाएगा? क्या वो चुनाव जीत पाएंगी? ये भी बड़ा सवाल रह जाता है। और हमें तो ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक घराने की जो महिलाएं होंगी वहीं चुनाव लड़ने लगेंगी, वही जीतेंगी। हमारे आपके घर की महिलाएं फिर भी वंचित रह जाएंगी। और मैंने कहा नहीं कि महिलाओं की आधी हिस्सेदारी है लगभग, तो आधी हिस्सेदारी को उनके अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, महिलाएं ही बेहतर कर सकती हैं। बाकी आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं क्या होता है।
सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जाता तो वर्ष 2029 में अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू कर पाना असंभव नहीं था। क्या संभव नहीं था? इसलिए सरकार की ओर से संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 लाया गया, मगर विपक्ष के अपने सवाल आपत्तियां हैं जिन पर आगे भी बहस जारी रहेगी। लेकिन असल मुद्दा है कि वर्तमान में देश के कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी है और इस लिहाज से जब तक विधायिका में उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाई जाती तब तक राष्ट्र के समावेशी विकास का संकल्प ही अधूरा रहेगा। यह भारतीय राजनीति की एक अजम विसंगति रही है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में तो महिलाओं को आरक्षण का अधिकार वर्षों पहले मिल गया था, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका यह हक आज भी सियासत के दांवपेच में फंसा हुआ है, जिस कारण देश की राजनीति में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। और देखिए, अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी और देखिए 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई ना। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या महिलाओं के लिए सिर्फ विधायिका और स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किए जाने से राष्ट्र के निर्माण में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी? क्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य से लेकर प्रशासनिक ढांचे तक में महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर सृजित किए जाने की जरूरत नहीं है? उच्च शिक्षा के मामलों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की औसत दर आज भी बहुत कम है। इसी तरह सरकारी महकमों में भी महिला कर्मियों की संख्या पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। विभिन्न सर्वेक्षणों अध्ययनों से पता चला कि महिलाओं के काम करने के अवसरों में अपेक्षाजनक वृद्धि नहीं हुई। कोरोना काल के दौरान नौकरी छिन जाने पर शहरों से गांव की ओर लौटे पुरुषों को तो पुनः नौकरियां देने का अभियान चलाया गया, लेकिन महिलाएं इस मामले में भी पीछे रह गईं। यह भी सच है कि घर के कामकाज से लेकर खेती में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं के श्रम की कहीं गिनती ही नहीं हो पाती है। शहरों में लघु और कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को आज भी पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। उन्हें अहम जिम्मेदारियों का काम देने से भी परहेज किया जाता है। इस तरह पक्षपात को क्या महिलाओं के लिए अवसर के रूप में देखा जा सकता है? यहां तक कि सेना में भी नारी शक्ति को कम करके आंका जाता रहा है। उनके लिए स्थायी कमीशन से लेकर पदोन्नति के रास्ते भी अब जाकर खुले हैं। नारी शक्ति अगर यह मांग करती है कि युद्ध के अग्रिम दस्तों में उनके बल का इस्तेमाल भी उसी तरह होना चाहिए जैसे पुरुषों का होता है, तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हालांकि इसमें दोहराई नहीं कि अगर स्थानीय निकायों की तर्ज पर विधायिका में भी महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाती है तो यह महिला समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मगर यह तभी संभव होगा जब सभी दल अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर समाज के समावेशी उत्थान के लिए काम करेंगे और इससे महिलाओं में न केवल बढ़ चढ़कर मतदान करने का उत्साह पैदा होगा बल्कि देश की विधानसभाओं संसद में भी वे अपनी योग्यता और कौशल का योगदान दे सकेंगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी नाम मात्र की है, मगर जब महिलाएं अपने लिए आरक्षित सीटों का चयनित होकर आगे आएंगी तो अवश्य ही देश की राजनीति का चेहरा बदलेगा। अभी महिलाओं से जुड़े कई ऐसे मसले हैं जिन्हें संसद और विधानसभाओं में आवाज ही नहीं मिल पाती है। अगर कोई मसला उठाया भी जाता है तो महिला प्रतिनिधियों की संख्या कम होने की वजह से वह शोर शराबे में दब जाता है। इसलिए जरूरी है कि राजनीति के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्यों में भी महिलाओं की उचित भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें भी अधिकार मिल सके जिसकी वे हकदार हैं। और सिर्फ घोषणाओं और नारों से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए उन्हें पूरी तरह लागू करने की हर मोर्चे पर इच्छा शक्ति दिखानी होगी हर पार्टी को। और देखिए, एक बात और बता दूं, अभी जितनी भी महिला सांसद हैं या फिर विधायक हैं उनका बैकग्राउंड आप देखिए। कोई आप देखते हैं कि राजनीतिक परिवारों से जुड़ी हुई हैं, कोई या तो आप देखिए आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी या हीरोइन कोई एक्ट्रेस किसी आप देखते हैं ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है। आपके हमारे घर की आम घर की महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, वो तो राजनीति में उनकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आपको भी लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बदलाव का सरोकार याद देखिए, आमतौर पर हमारी सामान्य स्मृतियों में पंसारी
और चाय और कपड़े की दुकानों के साथ कुछ हल्की मध्यम रोशनी में डूबी पुरानी तारों, मोटरों और टीवी और फ्रिज के खुले बिखरे पुर्जों से भरी किसी मैकेनिक की छोटी सी दुकान के दृश्य भी कहीं बसे हुए हैं। दीवार पर टंगी हुई फीकी पड़ चुकी तस्वीर, औजारों से भरा एक बक्सा और कहीं कोने में बजता हुआ कोई पुराना रेडियो और अपनी किसी बिगड़ी हुई चीज के ठीक होने के इंतजार में वहां बैठकर ऊबता हुआ कोई ग्राहक मानो समय वहां ठहर कर बैठ गया हो। एक समय था जब रोजमर्रा की जरूरतों में गली में इन दुकानों का होना उतना ही स्वाभाविक था जितना घर में एक पंखे या घड़ी का होना। रात बिरात बिगड़े हुए पंखे अचानक बंद हो गई टीवी के लिए उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जाता था जिसे स्त्री रेडियो से लेकर हर दूसरे ये चीज को ठीक करने का हुनर आता था। बिगड़ी हुई चीजों को उस व्यक्ति के पास ले जाने में एक अजीब सी निश्चिंतता होती थी। इन्हें ठीक किया जा सकता है। जोड़ तोड़ और सुधार की प्रवृत्ति लंबे समय से यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रही है। आज के समय में यह तेजी से बदलता हुआ दिखाई देता है। कपड़ों, उपकरणों और दैनिक उपयोग की चीजों की बहुलता से चमचमाते बाजारों में किसी वस्तु के बिगड़ने पर या पहला विचार उसे ठीक कराने का नहीं बल्कि उसे बदल देने का आता है। एक चीज के रहते हुए उसके बाद उसकी जगह लिए जाने वाले सामान की कल्पना पहले ही कर ली जाती है। लगातार नए रुझानों के बीच जो कपड़े कुछ समय पहले तक सामान उपयोग में थे वे बहुत जल्दी ही पुराने और अप्रासंगिक मान लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर एक कचरे के ढेरों और लैंडफिल यानी कचरा पट्टी क्षेत्र में पहुंचते हैं। यह बदलाव केवल सुविधा का परिणाम नहीं है, निसंदेह तकनीकी विकास ने ऐसी स्थितियां निर्मित की जहां नई चीज या फिर नई वस्तु प्राप्त करना पहले ही की तुलना में अधिक आसान हो गया। मगर यह भी उतना ही सत्य है कि इस सहजता ने हमारे निर्णय लेने के तरीकों को बदल दिया। जो चीज कुछ समय और ध्यान देकर सुधारी जा सकती थी अब वे उतने धैर्य की मांग करती हुई प्रतीत होती है जितना हम देना नहीं चाहते। असुविधा या असंतोष की स्थिति में ठहरकर समाधान खोजने के बजाय उससे तुरंत बाहर निकलने की प्रवृत्ति अधिक सहज लगने लगती है। विकल्पों की उपलब्धता ने इसे और अधिक आसान बना दिया। यही प्रवृत्ति धीरे धीरे निजी जीवन और संबंधों में भी दिखाई देने लगी। किसी असहमति या असुविधा की स्थिति में ठहरकर उसे समझने के बजाय रिश्ते से बाहर निकलना और छोड़ना या बदल देना अधिक सहज प्रतीत होने लगा है। किसी भी संबंध में थोड़ी सी संघर्ष की प्रक्रिया को ठहराव और समय के साथ आने वाली गहराई ही अपनापन और जुड़ाव विकसित करती है। इसके विपरीत बार बार बदलाव और नए संबंधों की ओर बढ़ना भले ही क्षणिक नवीनता दे पर भीतर कहीं एक प्रकार की रिक्तता छोड़ जाता है। ऐसे में केवल बाजार को प्रभाव उत्पन्न करती बाहरी शक्ति मान लेना पर्याप्त नहीं है। वह जितना समाज के व्यवहार को प्रभावित करता है उतना ही समाज के भीतर मौजूद प्रवृत्तियों से संचालित भी होता है। इसलिए बदलती आदतों और बढ़ती प्रतिस्थापन प्रवृत्ति के पीछे केवल बाजार नहीं बल्कि समाज की स्वीकृति और उसकी अंतर्निहित प्रवृत्तियां भी शामिल हैं। सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो इस संपूर्ण द्वंद्व के केंद्र में केवल मनुष्य ही खड़ा है। भौतिक वस्तुओं और बुनियादी जरूरतों को तुरंत बदल देने की जो प्रवृत्ति फैली है वह अब धीरे धीरे व्यक्तिगत संबंधों के गहरे दायरे में भी प्रवेश कर चुकी है। तत्कालिक संतुष्टि की यह अंधी दौड़ केवल वस्तुओं तक सीमित न रहकर मनुष्य की आंतरिक शांति को भी लील रही है। यह कह पाना बहुत कठिन है कि प्रतिस्थापन की यह प्रवृत्ति भविष्य में जीवन के और किन किन पहलुओं में घुसपैठ करेगी, पहले से ही संकट झेल रही प्रवृत्ति तथा मानवीय अस्तित्व को और कितना नष्ट करेगी। विडंबना यह है कि आज वही मनुष्य इस पूरे द्वंद्व के बीच संघर्ष कर रहा है जिसे जीवित रहने के लिए आत्मीयता, प्रेम और शांति की अनिवार्यता आवश्यकता है। यह समझे जाने की बहुत जरूरत है कि स्वयं मनुष्य भी बदलाव की इस अंधी प्रवृत्ति के साथ अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता। निरंतर और अकारण बदलाव की इससे उत्कंठा के साथ जीवन का निर्वाह हमेशा के लिए संभव नहीं है। जीवन के इस बुनियादी तत्वों को समझने की अक्षमता के कारण ही आज असंख्य लोग मानसिक अशांति, असुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यह बड़ी भूल है कि आज मानव ने निरंतर नवीनता की ओर बढ़ते जाने की कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया को विकास का पर्याय मान लिया। जो व्यक्ति समाज और प्रकृति दोनों के समन्वय को भीतर से खोखला करता जा रहा है, इसके विपरीत मानव जीवन की वास्तविक सफलता निरंतर नवीनता को प्राप्त कर लेने की अपेक्षा इसमें अधिक है। वह जीवन में अपने भीतर किसी स्तर तक ठहराव, धैर्य और सह अस्तित्व विकसित कर पाता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है बताइए आप लोग। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि खतरे का गलियारा,
इसमें दो राय नहीं कि देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार बेहद जरूरी होता है। आम लोगों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों का निर्माण भी इस श्रेणी में आता है। देश में पिछले कुछ वर्षों में नई सड़कें बनाने की गति निश्चित रूप से तेज हुई है, लेकिन इसके साथ ही हादसों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। विशेषकर उच्च तकनीक की मदद से तैयार किए जा रहे एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग चमकदार एवं सुविधाजनक जरूर दिखते हैं, मगर वे सुरक्षित सफर की कसौटी पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई का केवल 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौत की कुल संख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 30% तक पहुंच गई। यह वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर गंभीरता चिंता जताते हुए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में निर्देश जारी किए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक सुस्ती या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण एक्सप्रेस वे खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए। गौरतलब है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के सरकार के दावों के बावजूद इनमें साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में देश में 4.56 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं और जिनमें लगभग 1.59 लाख लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2020 के कोरोना काल में पूर्णबंदी के कारण सड़क हादसे में कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद वर्ष 2021 में करीब 4.2 लाख, 2022 में 4.61 लाख, 2023 में 4.80 लाख दुर्घटनाएं हुई। यानी 5 वर्षों में 21 लाख से ज्यादा सड़क हादसों में करीब 8 लाख लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन इसमें कमी के लाने के प्रयास सरकारी कागजों से बाहर निकलकर धरातल पर प्रभावी रूप से अमल में आते नजर नहीं आ रहे। सड़कों पर जिन खतरों को टाला जा सकता है, अगर उनकी वजह से लोगों की जान जाती है तो यह स्पष्ट रूप से नागरिकों की सुरक्षा में व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। हाल के दिनों में यह देखा गया कि सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़ा करना दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोजनालयों की बढ़ती संख्या भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जहां वाहनों को सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़ा कर दिया जाता है। संबंधित महकमे की ओर से ऐसे भोजनालयों को जोखिम का आकलन किए बिना ही अनुमति दे दी जाती है। इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिशा निर्देशों में कहा कि वे संबंधित प्राधिकरण और नियामकीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित स्थलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को कहीं भी खड़ा या रोका नहीं जाएगा। नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात पुलिस की नियमित गश्त का प्रावधान है, लेकिन इसमें भी विभिन्न स्तरों पर लापरवाही साफ दिखती आती है। इसके अलावा राजमार्गों पर वाहनों की तेज गति, सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामी और संकेतकों का अभाव एवं अस्पष्टता भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इन व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल भी कम ही नजर आता है। मगर अब शीर्ष अदालत के निर्देशों से उम्मीद जगी है कि देश भर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। लापरवाही की कीमत। किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि बेहद इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो। मगर ऐसा लगता है कि किसी हादसे में व्यापक नुकसान के बावजूद समान स्थितियों में काम करने वाले दूसरे कारखानों में उसके कारणों पर गौर करने और भविष्य में बचने की कोशिश भी नहीं की जाती है। वरना क्या कारण है कि इस एक ही तरह की दुर्घटनाएं बार बार सामने आती रहती हैं। वजह के रूप में मुख्य रूप से असुरक्षित हालात में काम लापरवाही की ही दर्ज की जाती है, लेकिन हम लोग उस दुर्घटना से कोई सीख नहीं लेते हैं और जब तक कोई नई दुर्घटना नहीं होती अगली, तब तक हम लोग सोते रहते हैं। फिर हम लोग जागते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लीपापोती करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में स्थित एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट, उसमें 25 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर यही दर्शाया कि हादसों के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने के बावजूद अव्यवस्था बदस्तूर कायम है। खबरों के मुताबिक मुरुधु नगर में की फैक्ट्री में जिस वक्त विस्फोट हुआ उस समय रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद मजदूरों से काम कराया जा रहा था। विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कम से कम 3 कमरे मलबे तब्दील हो गए और आसपास के कई भवनों को भारी नुकसान पहुंचा। यह समझना मुश्किल है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव की स्थिति में विस्फोटक पदार्थों के बीच काम संचालित करते हुए यह ध्यान रखने की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती कि मामूली असावधानी के नतीजे क्या हो सकते हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हुए हादसों की यह कोई अकेली घटना नहीं है। तमिलनाडु में आए दिन पटाखा कारखानों में आग लगने से लोगों की मौत की खबरें आती रहती हैं। देश के अन्य राज्यों में भी पटाखा कारखानों में आग लगने, उसमें जानमाल के नुकसान की घटनाएं अक्सर होती हैं। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ना फैक्ट्री मालिक हादसों से बचने के लिए जरूरी उपाय करते हैं, ना ही सरकारी तंत्र और संबंधित महकमे के अधिकारी समय समय पर वहां की
की गई सुरक्षा व्यवस्था की जांच और निगरानी करते हैं। सुरक्षा इंतजाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी पर अगर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तो शायद अगले हादसों को रोकने की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन कहाँ की जाती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। यह देखिए तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है।